Good morning, everyone. Welcome back to our online class again. We were discussing about the lesson the tribals, the coups, and the vision of a golden age. And what were the different problems faced by the tribals during the British rule or colonial rule? कि उपनिवेशवादी शासन या अंग्रेजों के शासन के दौरान क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा जनजातीय लोगों को। अब उसी में हमने पढ़ा था कि हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ। पिछले लेसन में, पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था। पिछली क्लास जो थी हमारी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार जो कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश शासन था, उसने जनजातीय लोगों के जीवन को प्रभावित किया। उसमें हमने जो टॉपिक कवर किए थे, पहला था ट्राइबल चीफ, उनको क्या समस्याएं सामना करना पड़ी कि ट्राइबल चीफ खुद तो नियम बनाते थे, दे आर गोइंग टू मेक द नॉर्म्स और रूल्स और लॉज फॉर देयर ओन पीपल, अपने लोगों के लिए नियम बनाते। देन आफ्टर दे हैव द कंप्लीट राइट टू रूल ओवर दैट एरिया, उस एरिया के प्रशासन करने का पूर्ण अधिकार होता है। इवन दे कलेक्ट रेवेन्यूज, और यहाँ तक कि जिस इलाके में वो रहते थे उसमें रेवेन्यू कलेक्शन भी करते थे, जो मुखिया थे ये। ऑल दीज राइट्स आर टेकन बाय द ब्रिटिशर्स, और ये सारे अधिकार अब ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गए। दूसरा था शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, जूम कल्टीवेशन करते हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ा? शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज बैन बाय ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों ने इसके ऊपर रोक लगा दी। They feel that it is very difficult to collect the revenue from those areas where shifting cultivation was done, कि जिन इलाकों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है वहां से टैक्स वसूलना बहुत मुश्किल काम, क्योंकि लोग मूव करते रहते हैं एक दूसरी जगह। दूसरा ड्यूरेबल टिम्बर वाज आल्सो बर्न्ड देयर, और जो कीमती लकड़ी वो भी जला दी जाती है। अब उसके बाद तीसरा था फॉरेस्ट लॉज, कि जो कानून बनाए गए वनों के, उसमें क्या किया गया? हंटिंग वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, शिकार करने पर रोक लगा दी गई। टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाज इलीगल, फॉरेस्ट प्रोडक्शन जो भी चीजें वो इकट्ठी करते थे वनों से जनजातीय लोग, उनके ऊपर रोक लगा दी गई। शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज बैन, और खेती करते उसके ऊपर भी रोक लगा दी गई। तो इतने सारे नियम बना दिए गए। अब इन नियमों में हमने देखा कि एक बार थोड़ी छूट दी गई किन लोगों को, बिकॉज दे वर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। अब जब अंग्रेजों को लकड़ी चाहिए थी वहां से, अब उसको काटना भी होता और दूसरी जगह ले जाना भी होता, तो वहां से लेबर की शॉर्टेज हुई। लेबर की शॉर्टेज हुई तो उन्होंने क्या किया? इन फॉरेस्ट लॉज में पहले ही बनाया गया था रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व कर दिया था कुछ फॉरेस्ट। नो ट्राइबल पीपल कैन मूव इन दोज फॉरेस्ट, उनके अंदर कोई भी जनजातीय व्यक्ति नहीं जा सकता था, लेकिन उन्होंने कुछ को परमिशन दे दी। एंड दोज वर कॉल्ड फॉरेस्ट विलेजेस, कुछ लोगों को मंजूरी दे दी आप यहाँ रहे, बट ऑन द कंडीशन दैट दे आर सपोज्ड टू हेल्प द ब्रिटिशर्स इन ट्रांसपोर्टिंग एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, कि पेड़ों को काटने में और उनको ले जाने में उनकी सहायता करेंगे। इस कंडीशन में उनको रहने के लिए जगह दी गई। एंड दीज वर कॉल्ड फॉरेस्ट विलेजेस, इनको फॉरेस्ट विलेजेस बोला गया। लेकिन इतने सारे नियम बना दिए गए, सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए सम रिवोल्ट वर देयर, कुछ उसके उनके खिलाफ विरोध भी हुआ, प्रोटेस्ट भी हुए, कुछ विरोध लोगों ने किया। क्यों? क्योंकि दे वर अनेबल टू सर्वाइव, इतनी सारी कंडीशन लगा दी, सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे वो लोग। ऐसी एक रिवोल्ट की गई थी सोनाराम संगमा के द्वारा आसाम में। आसाम के ट्राइबल लीडर थे सोनाराम संगमा, इन्होंने 1906 में एक रिवॉल्यूशन वाज डन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स और कॉलोनियल रूल, उस कॉलोनियल रूल के खिलाफ एक क्रांति की इन्होंने। और इलीगल प्रैक्टिस वर डन, और इलीगल गैर कानूनी घोषित करते थे, पेड़ों को काटना शिकार करना फिर भी कर रहे थे क्योंकि अपना गुजारा करना था। ऐसा एक फॉरेस्ट सत्याग्रह, सत्याग्रह किसकी देन थी? देखो इसमें डेट दे रखी है 1930, क्यों दे रखी है? क्योंकि गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत भारत में कर दी थी 1916 से। हमारे चंपारण सत्याग्रह किया गया, उसके बाद हमारे भारत में खेड़ा सत्याग्रह किया गया, अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए किया गया। तो उस वक्त फॉरेस्ट के जो लोग थे उन्होंने सत्याग्रह किया सरकार के खिलाफ, यानी वो धरने पर प्रोटेस्ट के लिए बैठ गए सरकार के खिलाफ कि उनकी मांगे मानी जाए। तो 1930 में भी विरोध किया गया। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम को फेस की गई, द प्रॉब्लम विद द ट्रेड, की समस्याएं, व्यापार संबंधी समस्याएं क्या थी। अब देखो कि जो भी वहां ये सेटलमेंट स्थापित हुए, तो उसके बाद जो व्यापारी थे वो जंगलों में जाते टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, खरीदने के लिए, टू बोट खरीदने के लिए जाते, टू बाय द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, कि जो वनों में मिलने वाली चीजें वो खरीदी जाए। उसके बाद मनी लेंडर्स आते, वो ये भी बोलते कि हम आपको उधार देंगे, लोन दे देंगे आपको, आप ये चीजें हमें बाद में प्रोवाइड करा दें, ये कलेक्ट करें, हम आपको पहले लोन दें, आप प्रोवाइड करा दें बाद में। तो वहां व्यापारी जाते सामान खरीदने के लिए, मनी लेंडर्स आते उनको लोन भी प्रोवाइड कराने के लिए, जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट थे उनके लिए। अब इन सारी चीजों में शुरुआत में तो उनको क्या लगा, जो ट्राइबल्स थे, कि हाँ वी आर गेटिंग सपोर्ट, कि हमें थोड़ी मदद मिल रही है, क्यों ना हम लोन ले लें, उससे गुजारा करें, उसके बाद जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वो सेल कर दें। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा इट इज नॉट सो इजी,
इतना आसान नहीं है जो उनके साथ हो रहा है, ये सब कुछ गलत है। अब उसका एक एग्जाम्पल लिया गया है इसमें। अब झारखंड में एक जगह है हजारीबाग, वहां का एग्जाम्पल लिया गया है। उस टाइम पर इंडियन सिल्क वाज इन डिमांड, इंडियन सिल्क की उसकी डिमांड थी यूरोप में, और इंडियन फाइन सिल्क वाज एक्सपोर्टेड टू यूरोप, और यहां से एक्सपोर्ट होता था यूरोप में। एज द मार्केट एक्सपेंड, जैसे जैसे व्यापार और बाजार और बढ़े, डिमांड और बढ़ी। अब उन्होंने क्या किया, जो जनजातीय लोग थे उनके पास व्यापारी ज्यादा आने लगे कि यहां से सिल्क को वहां ले जाया जाए, ट्रांसपोर्ट किया जाए। अब ये जो जगह है, यहाँ एक सांताल जनजाति थी। सांताल जनजाति पहले पढ़ चुके हैं हम, वो सेटल्ड कल्टीवेशन भी करते थे। तो उसमें हजारीबाग, हजारीबाग अगर आपने नाम नहीं सुना है तो इसके लिए एक चीज, हमारे पूर्व वित्त मंत्री, द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया यशवंत सिन्हा यहां से सांसद होते थे। अब उनके लड़के जयंत सिन्हा वहां से सांसद है। यशवंत सिन्हा अटली बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री थे। जयंत सिन्हा पिछली जो मोदी गवर्नमेंट 2014 में जो सरकार बनाई थी उस टाइम पर वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन फाइनेंस डिपार्टमेंट थे। यानी हजारीबाग झारखंड की ये सीट जो महत्वपूर्ण सीटों में से एक है, सबसे महत्वपूर्ण लीडर जो यशवंत सिन्हा बड़े लीडर रहे हैं पार्टी के, वो चुनाव लड़ते थे बीजेपी के। अब वह सांताल जो जाति है वो क्या, वहां सिल्क, जो सिल्क वोम है उनको रियरिंग, उनको पालने का काम करते हैं। कि सिल्क किससे बनता है, सिल्क वोम से। हु वर रियर्ड ऑन द, दीज वर रियर्ड ऑन द मलबेरी प्लांट, तो काम करते थे। तो वहां क्या किया गया, इनको लोन प्रोवाइड किया गया। अब देखिए इसमें एक कंडीशन क्या होती थी, जो एक्सपोर्टर है वो अपने एजेंट भेजते किनके पास, ट्राइबल के पास, इन जनजातीय लोगों के पास, कि वहां डिस्कशन करें किस रेट पर देंगे, फिर उसके बाद हमें वो प्रोवाइड करा दें, सो दैट वी कैन एक्सपोर्ट आउटसाइड, तो हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये जो व्यापारी थे, ये जो मिडिल मैन थे, जो एजेंट थे, जाते वहां जाने के बाद उनसे बात करते, उनको लोन प्रोवाइड कराते, और उनसे जो कोकुन्स थे, कोकुन्स क्या है, जो लार्वा था उन इंसेक्ट का जिससे कि सिल्क बनता था, उसकी पूरी कवरिंग, उसके बाद उसमें से वो निकलता था सिल्क। तो उसमें क्या है कि वो 2 से 3 रुपए में 1000 कोकुन्स दे आर गोइंग टू बाई। अब 2-3 रुपए में, 2 या 3 रुपए देते 1000 कोकुन के लिए, और जब वो वहां जाके बेचते, जो एक्सपोर्टर को देते वो तो किसमें देते, नियरली अबाउट 5 टाइम्स, यानी 15 से 20 रुपए में बेचते। देखो कितना बड़ा प्रॉफिट, 3 रुपए का 15 रुपए नहीं, 12 रुपए, और 4 रुपए का 20 रुपए, यानी यहाँ तो 16 रुपए तक का प्रॉफिट कमाते हो। और जो वास्तव में बना रहे हैं, जो वास्तव में उनको रियर कर रहे, पाल रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं उस सिल्क के लिए, उनको मिल रहा 3 से 4 रुपए, 2 से 3 रुपए केवल, और 3 से 4 रुपए। और ये कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना ले रहे हैं, यानी आगे बेच रहे हैं 15 से 20 रुपए में, तो इतना कम मिलता था इनको। और इनको मिडिलमैन क्यों बोला गया, तो मिडिलमैन का काम कर रहे हैं वो, जो वास्तव में एक्सपोर्टर है और जो हुवर प्रोड्यूसिंग, जो प्रोड्यूसर है, उनके बीच में ये मिडिलमैन का काम कर रहे हैं, यानी व्यापारी जो डील है उसको कर रहे हैं, इसलिए इनको मिडिलमैन बोला गया। जब ट्राइबल्स को इस बात का पता चला कि उनको तो बहुत कम वेजेस दी जा रही है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमाते हैं, तो वो इनको अपना दुश्मन मानते थे। ट्राइबल्स इन व्यापारियों को अपना दुश्मन मानते थे। तो ये थी प्रॉब्लम किसकी, ट्रेड की, यानी व्यापार में ढंग से नहीं होता था, उनको पूरा प्रॉफिट नहीं मिल पाता था। अब फिर है सर्च ऑफ वर्क। अब लोगों के पास काम नहीं रहा, इतने सारे नियम बना दिए, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स दे कांट कलेक्ट फ्रॉम देयर, वनों से चीजें नहीं खरीद सकते, जूम कल्टीवेशन वाज बैंड, कल्टीवेशन पर रोक लगा दी गई, हंटिंग पर रोक लगा दी गई, तो क्या करें, दे हैव टू फाइंड अदर जॉब्स, उनको दूसरे जॉब ढूंढने पड़ते थे। अब दूसरे जॉब ढूंढे तो उस काम में मिलता कौन सा काम, उस टाइम पर महत्वपूर्ण है तो टी प्लांटेशन। भारत में टी प्लांटेशन बढ़ा उस टाइम के ऊपर, हमारे यहाँ टी प्लांटेशन, असम में, और दूसरा था माइनिंग, और वो भी कौन सी, कोल माइनिंग। कोल माइनिंग यानी कोयला निकाला जाता जमीन से, खनन करके, खदानों से। तो ये 2 महत्वपूर्ण काम थे। अब उनको काम और कोई मिलता नहीं, इनमें काम करना पड़ता। उसके बाद फिर वही वेजेस बहुत कम मिलती, और दूसरा एक सबसे बड़ी परेशानी, एक बार जो चला गया उसको वापिस नहीं आने देते। दे वर कंसिडर्ड एज द स्लेव और दे वर ट्रीटेड एज स्लेव, उनको दास की तरह रखा जाता। तो वहां से तो टी प्लांटेशन में चले गए,
या फिर माइनिंग के लिए जाते हैं उनको वहां से बाहर दे वर कन्फाइंड टू ए पार्टिकुलर एरिया, उस एरिया तक सीमित कर देते, उससे बाहर वापस नहीं जाने देते उनको घर। वेजेस बहुत कम मिलती। और यहाँ कोल माइनिंग की कंडीशन तो इतनी खराब थी कि आपकी बुक में एक पिक्चर दे रखी है, उसमें दिखा रखा है कि कोल माइनिंग दो जगह देखिए, जरिया और रायगंज, बिहार की दो कोल माइनिंग है, जरिया और रायगंज। वहां कंडीशन इतनी खराब थी, टू डीप डाउन, टू वर्क इन द डीप डाउन इन द डार्क एंड सफोकेटिंग कंडीशन, डार्क अंधेरा और सफोकेटिंग जहां दम घुटता हो, ऐसी जगह में काम करना पड़ता है मजदूरों को। एंड इट वाज डेंजरस, बहुत खतरनाक जगह थी। और इवन नॉट डेंजरस, इट वाज किलिंग साइट, एक तरह से मारने की जगह थी, लोग मरते थे वहां। और उस टाइम पर देखा गया कि लगभग 2000 सालाना मजदूर मर जाते थे, यानी उन साइट में कोई अच्छी व्यवस्था नहीं, किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती, उनको पैसा बहुत कम मिलता, लेकिन वो काम कोई मिल नहीं रहा था, इसलिए उनको काम करना पड़ता कहाँ, टी प्लांटेशन में और माइनिंग में। वहां से वापस नहीं आने देते। और माइनिंग में तो कंडीशन इतनी खराब थी कि वहां जहरीली गैसेज निकलती थी, इतनी गहराई के अंदर नीचे जाने के बाद दम घुटता था और वहां उनको काम करना पड़ता। और लगभग हर साल एवरेज 1920 के आसपास तो एवरेज देखे तो 2000 लोग तो मर जाते थे उनमें, माइंस में। तो सबसे बड़ी परेशानी उनको। अब इतनी सारी जो खराब कंडीशन थी, यानी इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा कि मुखिया थे उनकी भी पावर छीन ली गई, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोक दिया गया, नए नियम बना दिए गए। उसके बाद जो व्यापारी थे वो भी एक्सप्लॉयटेशन, शोषण कर रहे थे उनका, जो नए काम मिले वो भी एक्सप्लॉयटेटिव थे, वो भी शोषण करते थे उनका, न वेजेस ढंग से मिलती न वो वापस घर जा पाते थे और बहुत सारे लोग वहीं मर जाते थे। तो इन सारी कंडीशन को ऑब्जर्व करते हुए रिवॉल्यूशन वाज बिगिन, तो एक नई क्रांति शुरू होगी उन लोगों ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और उन्हीं में से कुछ एक का नाम दे रखा है इसमें आपकी बुक में कि जैसे कोली जो ट्राइब थी, उसे कोल से लिखा है, कोली जो ट्राइब थी उसने 1831-32 में उनके खिलाफ रिवॉल्यूशन की, कोली ट्राइब ने। उसके बाद जो सांथाल्स थे, हमने कुछ देर पहले पढ़ा, झारखंड की जनजाति थी और सेंट्रल इंडिया में भी है ये। तो ये जो हमारे पास इन्होंने 1855 में रिवॉल्यूशन की ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उसी प्रकार बस्तर, ये पहले बिहार में नहीं, पहले मध्य प्रदेश में था, अब किसमें है ये, अब ये छत्तीसगढ़ जो नया स्टेट बना है मध्य प्रदेश से, उसके अंदर आता है बस्तर। तो वहां 1910 में रिवॉल्यूशन की गई ब्रिटिशर्स और कॉलोनियल रूल के खिलाफ। फिर उसके बाद है वारली, मध्य महाराष्ट्र में, इसमें 1940 में रिवॉल्यूशन की गई, वारली में 1940 में रिवॉल्यूशन की गई। तो इस प्रकार इतनी सारी जो खराब कंडीशन, वर्स्ट कंडीशंस वर देयर फॉर द ट्राइबल्स, जनजातीय लोगों के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो गया। They were facing subsistence crisis, जीवन निर्वाह का संकट आ गया उनके सामने। तो उन्होंने इतनी सारी रिवॉल्यूशन की। और ऐसी ही एक रिवॉल्यूशन which was led by बिरसा मुंडा। अब महत्वपूर्ण शुरुआत हमने वहां से की थी कि मिराकुलस पर्सनैलिटी, एक उसके बाद चमत्कारी शक्तियों वाला व्यक्ति बिरसा मुंडा। अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ऐसा एक व्यक्ति था बिरसा मुंडा जिसने की इसी प्रकार रिवॉल्यूशन की झारखंड में, मुंडा जनजाति से बिलोंग करता था, बिरसा नाम था इसलिए बिरसा मुंडा। एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू हाउ द revolution was led by Birsa Munda in the next class. If you have doubt, then you can ask by leaving a message or by making a call to me. Thank you and have a nice day.